प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर गोविंद सदाशिव गुरिये के जाति संबंधी विचार पर कुछ चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाति किसे कहते हैं, जाति का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कहें कि जाति का अर्थ सामान्यतः एक ऐसे समूह से है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है, अर्थात जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यंत वह उसी का सदस्य बना रहता है। डॉक्टर मजूमदार मदान ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जातीय व्यवस्था सामान्यतः एक बंद वर्ग की स्थिति के अंतर्गत पाई जाती है, अर्थात एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यंत वह उसी जाति का सदस्य बना रहता है। अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने कहा है कि जाति वंशानुगत आधार पर एक संस्तरण की व्यवस्था है, अर्थात प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत वंशानुगत संस्तरण की स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर हम जाति की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें तो प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत समाज में एक खंडात्मक विभाजन पाया जाता है, अर्थात हम कहें कि प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की खंडात्मक स्थिति पाई जाती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि। प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत संस्तरण पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत उच्च, मध्य एवं निम्न विभिन्न प्रकार के संस्करण देखे जा सकते हैं। जातियों के अंतर्गत भी उपजातियों में भी सामान्यतः विभिन्न प्रकार के संस्करण पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निषेधात्मक प्रतिबंध पाए जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि किस जाति के व्यक्ति किसके साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, वह किसके साथ सामान्यतः अपना जीवन साथी के रूप में चयन कर सकते हैं, या विवाह संबंधी प्रतिबंध भी पाए जाते हैं, अर्थात अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह संबंधी निषेधात्मक प्रतिबंध देखे जाते हैं। हम ये कहें कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की धार्मिक निर्योग्यताएं भी प्रदान की जाती हैं, अर्थात प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की निर्योग्यताएं या छुआछूत आदि की स्थितियां भी देखी जा सकती हैं, अर्थात उनके साथ भेदभावपूर्ण स्थितियां पाई जाती हैं, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, व्यवसाय के क्षेत्र में देखें या अन्य स्तर पर देखें, तो प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत निषेधात्मक प्रतिबंध पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कहें कि प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसाय देखे जाते थे, अर्थात जो व्यक्ति जिस जाति के अंतर्गत जन्म लेता था उसका उसी प्रकार का व्यवसाय प्रदान कर दिया जाता था। यहाँ हमने जाति व्यवस्था का अर्थ एवं विशेषताओं पर कुछ चर्चाएं जो पिछले वीडियो के अंतर्गत की थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम गोविंद सदाशिव गुरिये के जाति के उत्पत्ति सिद्धांत पर कुछ विस्तृत चर्चा करें कि जाति की उत्पत्ति आर्य एवं अनार्यों के संपर्क के माध्यम से भी देखी जा सकती है, अर्थात आर्य तथा अनार्य की जो सामाजिक संपर्क थे उनके माध्यम से भी जाति की स्थिति देखी जा सकती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्य तथा शूद्र, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य एवं क्षत्रिय आदियों के अंतर्गत जो रक्त संबंधता पाई जाती थी उसके माध्यम से भी जाति की उत्पत्ति देखी जा सकती है। इसके साथ साथ जाति की उत्पत्ति के संबंधी और चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों की चातुर्यता आदि के कारण भी जाति की उत्पत्ति देखी जा सकती है, अर्थात हम यह कहें कि ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत सामान्यतः चातुर्यता की स्थिति अधिक पाई जाती थी। उन्होंने निम्न वर्ण की स्त्रियों के साथ रक्त शुद्धता संबंधी व्यवहार बना लिए थे, अर्थात यह कहें
कि ब्राह्मण वर्ण के पुरुषों के द्वारा सामान्यतः निम्न वर्ण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र की स्त्रियों के साथ रक्त शुद्धता संबंधी संबंध होने के कारण बन जाने के कारण सामान्यतः उनसे उत्पन्न संतान को सामाजिक दर्जा प्रदान नहीं किया जाता था और उसे पृथक करने का प्रयास किया जाता था। पृथक करने के साथ साथ सामान्यतः उससे विभिन्न प्रकार की निर्योग्यताएं भी प्रदान की जाती थी, अर्थात उससे भोजन संबंधी, यहाँ हम कह सकते हैं कि उसके साथ भोजन संबंधी भेदभाव की स्थितियां पाई जाती थी, अर्थात वह उनके साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकता था। इसके साथ साथ कहें कि निम्न जातियों के अंतर्गत विवाह संबंधी निषेधात्मक प्रतिबंध पाए जाते हैं। यहाँ अंतरजातीय विवाह को ही विशेष महत्व प्रदान किया जाता था, अर्थात अपनी जाति के अंतर्गत ही विवाह संबंधी प्रतिबंध पाए जाते थे। जातीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यवसाय संबंधी निषेधात्मक प्रतिबंध भी देखे जा सकते हैं, अर्थात जो व्यक्ति जिस जाति के अंतर्गत जन्म लेता है उसको उसी जाति के व्यवसाय के अंतर्गत सामान्यतः कार्य करने का प्रावधान प्रदान किया जाता था, अर्थात ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत जन्म लेने वाले व्यक्ति को वेद मंत्रों का उच्चारण आदि का कार्य दिया जाता था। क्षत्रिय या वैश्य को सामान्यतः उसके व्यवसाय और शूद्र को इन सभी वर्णों की सेवा करने के कार्य प्रदान किए जाते थे। यहाँ हम जाति की उत्पत्ति से संबंधित चर्चा करें तो अस्पृश्यता एवं अनुसूचित जनजातियों संबंधी विचार। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत की स्थिति के अंतर्गत सामान्यतः निम्न जातियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को घुरियानी पिछड़े हिंदू का नाम प्रदान किया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी पिछड़ी या आदिम समुदाय को जनजातियों के नाम से संबोधित कर सकता है, जिसका एक विशेष नाम होता है तथा उसे एक अनुसूची के अंतर्गत लिखा जाता है। उससे ही उन्हीं को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जातियों की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के निषेधात्मक प्रतिबंध पाए जाते थे। वह उनको विभिन्न प्रकार की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि निर्योग्यताओं का पालन करना पड़ता था। यहाँ इसके साथ साथ कहें कि जाति की उत्पत्ति संबंधी एक और सिद्धांत है, वह है आर्य तथा अनार्यों के संपर्क के कारण या आर्य जो बाहर से आए हुए व्यक्ति थे, आक्रमण करने के लिए भारत पर आए थे। यहाँ के मूल निवासी जो सामान्यतः द्रविड़ थे, इन द्रविड़ों को आर्य लोगों ने सामान्यतः निम्न श्रेणी के अंतर्गत माना और इनके साथ छुआछूत संबंधी अनेक प्रकार के निषेधात्मक प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे, अर्थात हम कहें कि यहाँ आर्थिक स्थिति के अंतर्गत, धार्मिक स्थिति के अंतर्गत, सामाजिक स्थिति के अंतर्गत भी इनके साथ भेदभाव किया जाता था, अर्थात उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था, वेद मंत्रों का उच्चारण वो नहीं कर सकते थे, पढ़ने के साथ साथ वेद मंत्रों का उच्चारण, हवन यज्ञ आदि के निषेधात्मक प्रतिबंध सामान्यतः उन पर लागू किए गए थे। जहाँ एक और यहाँ निम्न वर्ण के व्यक्तियों को भी सामान्यतः विभिन्न प्रकार के निषेधात्मक प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे, विभिन्न प्रकार की निर्योग्यताएं उनको प्रदान की गई थी, अर्थात निम्न वर्ण के व्यक्तियों को व्यवसाय के आधार पर भी देखें तो उन्हें उच्च व्यवसाय प्रदान नहीं करके निम्न व्यवसाय ही प्रदान किया जाता था, जिस प्रकार से चमड़े से संबंधित कार्य करना, झाड़ू लगाना, मल आदि उठाना, व ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वैश्य आदि तीनों वर्णों की सेवा करना,
आदि के कार्य प्रदान किए जाते थे। जहाँ एक और जाति की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में हम विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के माध्यम से चर्चा करें, ग्रंथों की स्थिति के अंतर्गत लिखे हुए विचारों पर कुछ चर्चा करें, तो हम कह सकते हैं कि एक और ब्रह्मा के शरीर के माध्यम से सामान्यतः जातीय व्यवस्था की स्थिति को बताया गया है। वो कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। ब्राह्मण की, इसके साथ साथ कहें कि ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है और ब्रह्मा के उदर से वैश्य का जन्म हुआ है और ब्रह्मा के पैरों के माध्यम से शूद्र का जन्म हुआ है। आदि के आधार पर भी जाति की उत्पत्ति को यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ हम प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जातिगत व्यवसाय भी पाए गए हैं। इन जातिगत व्यवसायों के अंतर्गत सामान्यतः उच्च वर्ण के व्यक्तियों को उच्च व्यवसाय प्रदान किए गए हैं, अर्थात वे वेद मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं तथा शिक्षा के साथ साथ अन्य उच्च व्यवसायों को भी वह ग्रहण कर सकते हैं, व्यापार के कार्यों को भी कर सकते हैं। एक और जहाँ उच्च वर्ण के व्यक्तियों को व्यवसाय के क्षेत्र में भी उच्चता का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक उसी प्रकार निम्न या शूद्र वर्ण के व्यक्तियों को सामान्यतः झाड़ू लगाने, चमड़े से संबंधित कार्य करने या मल उठाने या तीनों वर्णों की सेवा करने आदि के व्यवसाय प्रदान किए गए हैं। यहाँ हमने जाति की उत्पत्ति सिद्धांत पर कुछ चर्चाएं की हैं। अगली क्लास के अंतर्गत भी इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।